हेलो ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एमिली डर्काइम की थ्योरी ऑन डिवीजन ऑफ लेबर डिस्कस की, जहां पे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एमिली डर्काइम ने ये बताया कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो बेसिकली जो सोसाइटी की नीड्स हैं, जो सोसाइटी की जरूरतें हैं, उनके बेसिस के ऊपर डेवलप हुआ एक फिनोमिना है। क्लियर। और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरीके से जो एमिली डर्काइम है उन्होंने सोशियोलॉजी को एक साइंस की तरह अप्रोच करने की कोशिश की। लास्ट लेक्चर में मैंने एक कंसेप्ट का जिक्र किया था, दैट इज सोशल फैक्ट। तो उसके बारे में जो है वो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं सोशल फैक्ट को आप लोगों को समझाऊं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल फैक्ट। वैसे अगर आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो जो एमिली डर्काइम था उनकी बेसिक प्रीमाइस क्या थी, वो भी ऑगस्ट कॉम्ट की तरह जो सोशियोलॉजी है उसको साइंस की तरह अप्रोच करना चाहते थे। हालांकि हमने पिछले जो लेक्चर्स में भी इस चीज के बारे में बार बार डिस्कशन की। तो जब एमिली डर्काइम जो है वो सोशियोलॉजी को एक साइंस के रूप में पिक करेंगे तो उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि जिस तरीके से जो हमारी नेचुरल साइंसेज हैं वो हमेशा लॉ मेकिंग के ऊपर फोकस करती हैं। लॉ मेकिंग का मतलब क्या है कि जैसे ग्रेविटेशन लॉ है, क्लियर, कि अगर ऊपर से कुछ चीज को फेंकोगे तो ऑब्वियसली बात है वो जमीन के ऊपर जाएगी। क्लियर। तो जो भी साइंस के अंदर जो है वो हम लोगों को अलग अलग लॉज देखने को मिलते हैं या अलग अलग लॉ देखने को मिलते हैं, उनका जो बेसिक प्रीमाइस क्या रहता है, वो सारे के सारे लॉज जो हैं वो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड रहते हैं। और उन लॉज को आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके परफॉर्म करोगे तो वो लॉज जो है वो हमेशा अपने आप को रिपीट करेंगे। क्लियर। ऐसा नहीं है कि कहीं पे जो वो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे चला और कई जगहों के ऊपर वो नहीं चला, वो आपको हर जगह के ऊपर जो है वो इक्वली देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चीज या ये जो साइंस या साइंटिफिक लॉज हमारे डेवलप होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही इनको ये प्रूव किया जाता है या इनको जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। और जो साइंस रहती है उसमें किसी भी तरह की वैल्यू, वैल्यूज का मेरा मतलब क्या है, वैल्यूज का मेरा मतलब है कि जहां पे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या कल्चर के चेंज होते ही इंसान जो है वो डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू कर देता है। तो साइंस में जो है वो हम लोगों को बहुत ज्यादा वैल्यूज क्या, बिल्कुल वैल्यूज जो है वो देखने को नहीं मिलती हैं। और पूरे का पूरा जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, वो ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर बेस्ड होता है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है एक ऐसी चीज जो पूरे की पूरी फैक्ट्स के ऊपर आधारित है, जो पूरी की पूरी एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर आधारित है। क्लियर। तो जो साइंस है उसमें कुछ लॉज हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो हमेशा अपने आप को रिपीट करेंगे। जैसे साइंस में एक फैक्ट है कि जो हमारा वाटर है उसका वो कलरलेस रहता है, तो वो कलरलेस है, कहीं भी चले वाटर जो है वो आपको कलरलेस ही देखने को मिलेगा। तो जो एमिली डर्काइम है वो भी जो सोशियोलॉजी है, जो सोशियोलॉजी है उसकी जो पूरी थ्योरी बिल्डिंग करना चाह रहा है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरीके से वो सोसाइटी के बेसिस के ऊपर या सोसाइटी को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करे और ये बताए कि इन फैक्ट्स का हर एक इंडिविजुअल के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एमिली डर्काइम के अकॉर्डिंगली जो इंडिविजुअल है वो बड़ा नहीं है, सबसे बड़ी है सोसाइटी। क्योंकि मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल आज पैदा हुआ तो वो एक समाज के अंदर पैदा होगा, जहां पे ये समाज जो है इसकी अपनी लैंग्वेज होगी, इस समाज का अपना एक रिलीजन होगा, इस समाज का अपना एक कल्चर होगा। तो जैसे ही इंडिविजुअल पैदा हो रहा है तो सोसाइटी उससे पहले से वहां पे मौजूद है और सोसाइटी के कुछ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं। क्लियर। उनके कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, क्लियर, कुछ उनके रूल्स हैं, कुछ उनके लॉज ऑलरेडी बने हुए हैं। तो जब भी कोई इंडिविजुअल पैदा होगा उसको उन नॉर्म्स या उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो चाहे ये इन रूल्स को फॉलो करना चाहे या ना करना चाहे, सबसे पहले तो क्या होता है कि जो जहां पैदा होता है वो इतना ज्यादा उस कल्चर में मिल जाता है कि वो कभी भी उस कल्चर को क्वेश्चन नहीं करता, उस सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, वहां के जो लॉज हैं, उनको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करता। और जो भी इंडिविजुअल उनको क्वेश्चन करने की कोशिश करता है उसको सोसाइटी जो है वो प्रेशराइज कर देती है, सोसाइटी जो है उसको मजबूर कर देती है कि जो सोशल लॉज हैं उनको फॉलो किया जाए। यानी कि जो भी इंडिविजुअल पैदा होगा एक सोसाइटी के अंदर, वो जब भी बिहेव करेगा या जिस तरीके से भी बिहेव करेगा, वो सारे का सारा जो बिहेवियर है वो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड होगा। और ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है उनमें लैंग्वेज हो सकती है, उनमें रिलीजन हो सकता है,
समझ आ रही कहानी की नहीं आ रही? क्लियर? उनमें जनरल लॉज हो सकते हैं, उनमें कोई भी जो है वो फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है। तो एमिली डर्कहाइम जो यही कहता है कि देखिए जो इंडिविजुअल है, जब हम लोग कहते हैं कि जी अनप्रडिक्टेबिलिटी है, तो अनप्रडिक्टेबिलिटी तो इंडिविजुअल में है, सोसाइटी में तो अनप्रडिक्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में जब आप लोग बैठोगे, जब मल्टीपल लोगों को स्टडी करोगे, तो वहां पे आपको उनका जो सोचने का तरीका है, काम करने का लहजा है, वो पता चल जाएगा। तो ये कहता है कि जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, तो मान लीजिए अगर एक समाज यूएसए में एक इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस कर रहा है एक स्पेसिफिक तरीके से, तो उसी तरह का जो समाज है वो इंडिया में भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसी तरह का समाज जो है वो यूके में भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसी तरह का समाज जो है वो अफ्रीका में भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो बेसिकली एमिली डर्कहाइम जो है वो सोसाइटी के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो उनको स्टडी करना चाहता है, जिसके बेसिस के ऊपर वो सोशियोलॉजी के फैक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सके और वो फैक्ट्स हर जगह अपने आप को रिपीट करे। क्लियर? फैक्ट्स जो वैल्यूलेस हो, जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी के ऊपर ज्यादा काम करें, वहां पे ह्यूमन के जो इमोशंस हैं, उसकी जो पर्सनल बायसनेसेस हैं, उनका कोई भी रोल ना रहे। तो हम लोग जब भी सोशल फैक्ट की बात करेंगे, तो सोशल फैक्ट उसी तर्ज पे डेवलप किया गया है जिस तरीके से नेचुरल साइंसेज में हम लोग लॉज को बनते हुए देखते हैं, या नेचुरल साइंसेज में हम लोग फैक्ट्स को एस्टेब्लिश होते हुए देखते हैं। बस कहानी सिंपल सी यही है, क्योंकि जो सोसाइटी है वहां पे भी इंडिविजुअल्स रहेंगे, तो थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी सोशल फैक्ट्स में भी रहेगी, जो सोशल फैक्ट का एक क्रिटिसिज्म भी है, जो हम लोगों ने इनडायरेक्टली डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर भी डिस्कस किया था। तो जब कहा जाएगा कि व्हाट इज सोशल फैक्ट, तो जैसे फॉर एग्जांपल सुसाइड है, एक सोशल फैक्ट है। सोशल फैक्ट कैसे है कि एमिली डर्कहाइम ने प्रूव कर दिया कि जी ये 5 कंडीशन है जिनके कारण सुसाइड होता है, पूरी सोसाइटी में, पूरे समाज में, पूरी दुनिया में कहीं भी उसको इंप्लीमेंट करके देख लो। क्लियर? तो वो एक सोशल फैक्ट है। लैंग्वेज एक रिलीजन है, उस रिलीजन के कारण या एक स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले लोग जो वो वेजिटेरियन हो सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं, और उसका इंपैक्ट जो वो रिलीजन है, तो अच्छा रिलीजन को एक सोशल फैक्ट के रूप में एस्टेब्लिश किया, तो उसके बेसिस के ऊपर हम असेस कर सकते हैं कि अच्छा अगर ऐसा धर्म या ये धर्म किसी और जगह पे जाएगा, तो ऐसे तरह के लोग जो है वो, इस तरह का समाज जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो सोशल फैक्ट्स जो हैं वो कुछ ऐसी रियलिटीज हैं जो समाज, जो सोसाइटी इंडिविजुअल के ऊपर इन्फ्लुएंस डालता है, उनको हम लोग स्टडी करते हैं ताकि हम लोग ओवरऑल सोसाइटी और जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है उसको भी असेस कर सके। तो सोशल फैक्ट का जो मतलब है, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया। क्लियर? अब देखिए, जब हम लोगों ने कार्ल मार्क्स के बारे में डिस्कस किया, तो कार्ल मार्क्स की जो पूरी की पूरी थ्योरी थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी? कार्ल मार्क्स की जो पूरी की पूरी थ्योरी है वो कन्फ्लिक्ट के ऊपर बेस्ड है। ऐसा था ना, ये वो कन्फ्लिक्ट की बात करेगा, पहले धीरे धीरे कन्फ्लिक्ट होगा, बाद में वही कन्फ्लिक्ट जो है वो रेवोल्यूशन में हम लोगों को परिवर्तित या कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। जो एमिली डर्कहाइम है उसकी पूरी की पूरी जो थ्योरी है वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो सोशल फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग सोशल फैक्ट्स को कैसे बनाया जाएगा, कैसे डेवलप किया जाता है, किस तरह के कितने कितने प्रकार के सोशल फैक्ट्स होते हैं, सोशल फैक्ट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। क्लियर? बट होपफुली आप लोगों को सोशल फैक्ट के बारे में समझ आ चुका होगा। जब हम लोगों ने इवन डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में भी पढ़ा, या फ्यूचर में हम लोग सुसाइड के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे, तो वो बेसिकली सारे के सारे जो वो सोशल फैक्ट्स ही कहलाए जाएंगे, जो जो बेसिक प्रीमाइस है, जो बेसिक मैं ऐसा कहूं प्लेटफॉर्म है, जिनके ऊपर जो है वो हम लोगों को एमिली डर्कहाइम की थ्योरी डेवलप होती हुई देखने को मिली। क्लियर? होपफुली जो सोशल फैक्ट है उसके बारे में आप लोगों को जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, या मैं ऐसा कहूं कि जो वन लाइनर अंडरस्टैंडिंग है, वो आप लोगों की हो चुकी होगी। क्लियर? अब धीरे धीरे हम इस कंसेप्ट को और ज्यादा ब्रॉड करते हैं और ज्यादा बेटर तरीके से आपको ये चीज समझ आनी शुरू होगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल फैक्ट्स और सोशल फैक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। क्लियर? देखिए, सबसे पहले एक छोटी सी चीज जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जब एमिली डर्कहाइम है, एमिली डर्कहाइम जब बड़ा हो रहा था, तो ये भी उसी समाज में था, ये भी उसी तरह का अनस्टेबल सोसाइटी देख रहा था जिस तरह की अनस्टेबिलिटी पहले ऑगस्ट कॉम्ट है और उसके साथ साथ जो है वो कार्ल मार्क्स ने देखी। लेकिन हमने देखा कि एमिली डर्कहाइम जो है वो ऑगस्ट कॉम्ट की जो थ्योरी है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है, उससे काफी ज्यादा प्रभावित था, उससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था। क्लियर? सबसे पहले जो एमिली डर्कहाइम है उसने जिक्र किया कि देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो उसमें एक उसने मोनोग्राम लिखा था जहां पे उसने मोंटेस्क्यू जो है वो होपफुली आप लोगों ने सुना होगा। मोंटेस्क्यू वो है जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का जिक्र किया, और रूशो वो है जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो वो परफॉर्म की।
काफी बड़े जो है वो थ्योरिस्ट कंसीडर किए जाते हैं जब जब स्पेसिफिकली हम लोग एनलाइटनमेंट पीरियड का जिक्र करते हैं। तो इनके ऊपर जब एमिली डर्कहाइम जब अपनी राइटिंग लिखेंगे तब वहां से हम लोगों को आइडिया लगेगा कि एमिली डर्कहाइम जो है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी करना चाहते हैं। और उसके लिए उन्होंने देखिए कि क्या बेसिक प्रीमाइस रखी कि किस तरीके से आप लोग सोसाइटी को एक साइंस के रूप में, सोशियोलॉजी को एक साइंस के रूप में जो है वो पिक कर सकते हो, या इनके अकॉर्डिंगली सोशियोलॉजी या जो सोशल साइंसेज उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो देखिए पहला प्रीमाइस देखिए क्या है, पहला प्रीमाइस यही है कि जो सोशल साइंसेज हैं उनको स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर फोकस करना चाहिए रेदर देन होल सब्जेक्ट। क्लियर? यानी कि आप ऐसा नहीं मान सकते हो कि एक इंडिविजुअल है तो उसके सारे ही एस्पेक्ट्स को जो हम लोगों ने कवर करना है। एक इंडिविजुअल की एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट को स्टडी कर लो कि अच्छा एक एरिया में जो है वो हम लोगों को बहुत ज्यादा सुसाइड देखने को मिल रहे हैं, उसको स्टडी कर लो। एक जगह पे जो है वो हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर देख रहे हैं, उसको स्टडी कर लो। रिलीजन का इंपैक्ट देख रहे हैं, उसको स्टडी कर लो। लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, उसको स्टडी कर लो। तो रेदर देन टू अंडरस्टैंड होल सोसाइटी एज अ होल, क्लियर, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हर एक सोसाइटी के जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उसके अलग अलग जो एरियाज है उनको इंडिविजुअली पिक करना है, फिर हमने जो है उनको अंडरस्टैंड करना है ताकि बेटर थ्योरी जो है वो हम लोगों को सोशल साइंसेस के अंदर डेवलप होती हुई देखने को मिले। तो पहला जो प्रीमाइस है इसका वो ये रहेगा। दूसरा रहेगा कि जब भी हम लोग सोशल साइंसेस को या सोशियोलॉजी को इन जनरल पिक करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव कभी भी इंडिविजुअल की स्टडी नहीं रहेगा कि हम लोग जो वो हर एक इंसान का बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं और उसके बेसिस के ऊपर जो हम लोग सोसाइटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने क्या करना है, हमने जो पूरे के पूरे एरिया में सारे लोग रह रहे हैं, एक समाज बना हुआ है, उसको अंडरस्टैंड करना है और देखना है कि उस स्पेसिफिक सोसाइटी या समाज के क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और उन्हीं के ही बेसिस के ऊपर हमने एज्यूम करना है कि ये जो इंडिविजुअल है ये इस तरह से रिएक्ट करेगा, या इस इंडिविजुअल की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी होगी, इस इंडिविजुअल की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे होगी। आसान भाषा में इस लाइन का मतलब ये है कि जब भी हम सोशल साइंसेस को या सोशियोलॉजी को पिक करेंगे तब हम सिर्फ सोसाइटी के बारे में जानना जो वो हमारा इंटरेस्ट एरिया रहना चाहिए, ना कि हर एक इंडिविजुअल को स्टडी करने का। क्योंकि इसकी जो बेसिक प्रीमाइस थी वो यही थी कि अल्टीमेटली जो ह्यूमन जो भी कर रहा है वो किसके कारण कर रहा है, वो सोशल इन्फ्लुएंस के कारण कर रहा है, जहां पर समाज उसके ऊपर एक प्रेशर जो है वो एक्सर्ट कर रहा है। क्लियर? तीसरा देखिए क्या है कि हमेशा जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्टिव रियलिटी के ऊपर फोकस करना है। देखिए दो तरह के शब्द होते हैं, एक ऑब्जेक्टिविटी होती है, एक सब्जेक्टिविटी होती है। सब्जेक्टिविटी ऐसी होती है जिसपे प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए होते हैं, वो हर एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली अलग अलग उसका मतलब रहता है। क्लियर? हर एक इंडिविजुअल जब उसको अपने अपने तरीके से जो है वो देखता है कि मान लीजिए है ना, हिंदुइज्म के अंदर जो हम लोगों को वेजिटेरियन कल्चर ज्यादा प्रमोट होता हुआ देखने को मिलता है, तो उसके पीछे अलग अलग फिलोसफर जो उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होंगे, लेकिन किसी के पास भी एक ऐसा रीजन नहीं होगा, ऐसा कारण नहीं होगा जो सबके लिए एक्सेप्टेड हो, जो साइंटिफिक हो, जो रैशनल हो। हर एक इंसान अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली जो उसको आंसर कर रहा होगा, उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूंगा कि जहां पे बहुत ज्यादा इंडिविजुअल्स जो वो अकेला रहते हैं, जहाँ पे सोसाइटी की जो वैल्यू है वो थोड़ी वीक होती हैं, सोशल इंटरेक्शन जो वो बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती हैं, वहां पे या पॉवर्टी बहुत ज्यादा रहती है या स्ट्रेस बहुत होता है, वहां पे हमें ऑटोमेटिकली सुसाइड ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये एक ऐसी लाइन मैंने बोली जो ऑलमोस्ट होपफुली अब सारे के सारे लोग जो है वो मेरे से एग्री करते होंगे, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। तो आसान भाषा में जो हमारे एमिली डर्कहाइम है ये भी चाहते हैं कि सोशल साइंसेस जो हैं वो सब्जेक्टिविटी के ऊपर फोकस ना करें, वो किसके ऊपर फोकस करें, वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी के ऊपर। यानी कि वो जो समाज की सच्चाई है, जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो विदाउट एनी बायसनेस, यानी कि मैं इसलिए एक स्पेसिफिक थ्योरी नहीं बना रहा हूं क्योंकि मेरा मन या मेरा धर्म जो है वो उस थ्योरी को सपोर्ट करता है, मैं उसको इसलिए डेवलप कर रहा हूं क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, मैं मानता हूं कि चीज जो वो बिल्कुल सही है, जहां पे जो मेरे इमोशंस हैं, मेरी पर्सनल वैल्यूज हैं, वो थ्योरी बिल्डिंग में किसी भी तरह की मदद नहीं करेगी, किसी भी तरह का मेरी जो थ्योरी है उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। तो हमेशा जो थ्योरी बिल्डिंग है सोशियोलॉजी के अंदर वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। क्लियर? तीसरा जो है कि अब देखिए सोसाइटी को अपने लॉस या किसी भी एक सब्जेक्ट जो है सोशल स्टडीज है उनको अपने लॉज बनाने चाहिए। क्लियर? वो लॉज कब बनेंगे? जब प्रॉपरली हम लोग जो है वो समाज को अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर? और उसके साथ साथ जो वो हमें एंड में लॉ के साथ साथ जो वो कुछ मेथड्स बनाने हैं जिनको इसने फैक्ट्स का जो है वो नाम दिया, जिसके बेसिस के ऊपर हम लोग किसी भी समाज, किसी भी सोसाइटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
तो जब स्टार्टिंग में 1892 में इनके द्वारा एक मोनोग्राम लिखा गया, मोनोग्राम का मतलब है जहां पे इन दोनों को मोंटेस्को और रोसो या रूशो, ठीक है, इन दोनों की जो टीचिंग्स है, इन दोनों की जो थिंकिंग है, उनको कंबाइन किया गया। वहां से जो है वो एमिली डर्कहाइम ने ये कुछ या उन इस स्पेसिफिक मोनोग्राम से हम लोगों को एमिली डर्कहाइम जो 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 सोशियोलॉजी को एक साइंस के रूप में पिक करना चाहता था, उसके कुछ बेसिक जो जो कंसेप्ट्स थे वो हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किए। जहां पे हमने देखा, देखिए सबका मतलब एक ही है कि स्पेसिफिक होना चाहिए, इंडिविजुअल बेस नहीं होना चाहिए, पूरी सोसाइटी को ओवरऑल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, क्लियर, मेथड्स डेवलप करो, लॉज डेवलप करो, और ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करना है। जो कहीं ना कहीं जब हम लोगों ने देखा था कि साइंस का मतलब क्या होता है, तो शायद ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो उसके साथ आप लोगों को रिलेटेबल लग रहे होंगे। तो सबसे पहले जो सोशल फैक्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है, या वहां की जो शुरुआत है, या मैं ऐसा कहूं कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी की जो शुरुआत है, वो हम लोगों को इस स्पेसिफिक आर्टिकल से देखने को मिली। क्लियर। इसके बाद अल्टीमेटली जो डर्कहाइम है उन्होंने एक बुक लिखी 1895 में, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स। क्लियर। वहां पे उन्होंने एक चीज का जिक्र किया, वहां पे उन्होंने कहा कि जो सोशल फैक्ट्स हैं, जो सोशल फैक्ट्स हैं, दे शुड बी कंसीडर्ड एज थिंग्स। अब ढंग से समझना यहां पे, क्योंकि यहीं पे ही थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंपॉर्टेंट रहती है। उन्होंने कहा कि जो सोशल फैक्ट्स हैं वो थिंग्स की तरह उनको पिक करो। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं, थोड़ी देर पहले भी मैंने मेंशन किया कि जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो मान लीजिए एक सोशल फैक्ट है। क्लियर। अब मैं आपसे पूछूं कि जी आपके लिए धर्म का मतलब क्या है, या आपके लिए हिंदुइज्म का मतलब क्या है, आपके लिए इस्लाम का मतलब क्या है, या जिस भी धर्म को आप लोग फॉलो कर रहे हो आपका उससे मतलब क्या है। अब एक तो हो सकता है कि वे अपनी मर्जी से बोलोगे यार मेरे को लगता है कि धर्म जो है वो इंसान की शांति के लिए बना है। दूसरा कहेगा धर्म जो है वो इंसान के उत्थान के लिए बना है। कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे कि जो धर्म है वो इंसान की बर्बादी के लिए बना है। तो कहानी क्या है, तीन अलग अलग इंडिविजुअल्स ने अलग अलग स्टेटमेंट्स थी। वो इसलिए स्टेटमेंट्स थी क्योंकि जो आपका मन कर रहा है, जो आपकी इच्छा है, उसके अकॉर्डिंगली आप एक स्पेसिफिक शब्द को, एक स्पेसिफिक वर्ड को इंटरप्रेट कर रहे हो। आपकी जो लाइन है उसका कोई लॉजिक नहीं है, ना ही कोई आपने रिसर्च की है, ना ही आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया। जो आपका मन, जो आपकी इंट्यूशन है, उसके बेसिस के ऊपर जो है वो आपने इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर कर दिया। क्लियर। वो इसलिए गया क्योंकि आपने इमोशंस के साथ, या रिलीजन जो है वो शायद आपके इमोशंस के साथ जो है वो रिलेटेड है, और आपने जो आंसर्स किया वो आंसर आपके इमोशंस के ऊपर ज्यादा बेस्ड है, रेदर देन रैशनैलिटी, रेदर देन प्रैक्टिकलिटी। क्लियर। तो जब भी हम लोग सोशल फैक्ट्स को, क्योंकि देखिए समाज के अगर किसी भी एस्पेक्ट को हम लोग जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे, और हम एक इंडिविजुअल की नजर से देखेंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा वैरायटी हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसने कहा कि देखिए जो भी सोशल फैक्ट है उसको हमने एक थिंग की तरह देखना है। थिंग का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग, विदाउट एनी इमोशंस, विदाउट एनी पर्सनल बायसनेस। हमेशा जब साइंस है, साइंस भी हर एक चीज को जो है वो एक थिंग की तरह देखते हैं कि ठीक है जी ये पत्थर है या ये पानी है। क्लियर। तो पानी के अंदर क्या क्या बना हुआ है, पानी के अंदर जो है वो H2O से जो है वो हमारा वाटर बनता है। क्लियर। थिंग की तरह हम लोग जो है उसको पिक कर रहे हैं, और जो उसमें लिखी हुई चीजें हैं या जो भी हमें रिसर्च या एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता चल रहा है, हम उसको जो है वो लोगों को बता रहे हैं कि वाटर जो है वैसे बना है, पत्थर जो है वैसे बना है, टीवी जो है वैसे बना है, लाइट्स जो है वैसे बनी है। क्लियर। या ऐसे हमने बनानी। तो आसान भाषा में जब भी हम सोशल फैक्ट्स की बात करेंगे, तो सोशल फैक्ट जो वो आपकी इंट्यूशन के ऊपर या इंडिविजुअल की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर बेस्ड नहीं होने चाहिए, वो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होने चाहिए, और उनको हमने एक थिंग की तरह जो वो पिक करना है। थिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अब पानी है, पानी को अगर मैं अब जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक जो वो गर्म कर दूंगा, तो ऑब्वियस बात है वो क्या करना शुरू कर देगा, वो बॉइल करना शुरू कर देगा। यानी कि उस थिंग ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया, किसके अकॉर्डिंगली, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। तो उसी तरह से जो सोशल फैक्ट्स होंगे वो भी, या वो भी जब एक स्पेसिफिक सोसाइटी में जब हम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इंडिविजुअल जो है वो उन जो जो जैसे मान लो कि रिलीजन है, क्लियर है, धर्म है, तो जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पे। हम लोगों ने देखा कि क्रिश्चियनिटी के दो सेक्शंस हैं, एक प्रोटेस्टेंट है और दूसरे क्या है, कैथोलिक है। क्लियर। अब हमें पता है कि अगर मान लो एक स्पेसिफिक सोसाइटी है या समाज है, वो कैथोलिक को फॉलो करेगा,
क्लियर। तो यहाँ पे हम लोगों को जो ऑर्थोडॉक्सिटी है वो ज्यादा देखने को मिलेगी, जो धर्म या रिलीजन है उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा, लोग भगवान पे ज्यादा विश्वास करेंगे रेदर देन साइंस। क्लियर। तो इस सोसाइटी को आप इस फैक्ट के जरिए जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हो। बट सिमिलरली जैसे ही यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होगा, यानी कि इसी समाज में कैथलिक्स को प्रोटेस्टेंट चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो धर्म है, रिलीजन है, ऑर्थोडॉक्सिटी है, वो खत्म होती हुई देखने को मिलेगी। और इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो है वो शायद बिजनेस एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो वो ज्यादा बेटर हो जाएंगी, और ह्यूमन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट थॉट प्रोसेस के साथ काम करना शुरू करेगा, और उसको लगेगा कि वो कुछ भी अचीव कर सकता है, क्योंकि गॉड ने, भगवान ने उसको यही करने के लिए बनाया है। तो आसान भाषा में, जैसे ही सोशल फैक्ट में चेंज हुआ, वैसे ही रिएक्शन में भी चेंज हो गया। ये मैंने इसलिए बताया आप लोगों को क्योंकि जब मैं सोशल फैक्ट को किसी इमोशन के साथ रिलेट नहीं करूंगा, मैं इसको बिल्कुल जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है उसके साथ रिलेट करूंगा, क्लियर, तब शायद जो है वो मैं इस तरह की स्टेटमेंट दे सकता हूं कि प्रोटेस्टेंट अगर रिलीजन होगा तो कैसी सोसाइटी होगी, कैथलिक रिलीजन होगा तो कैसी सोसाइटी होगी। सिमिलरली जब वाटर को मैं 100 डिग्री सेल्सियस तक जो वो गर्म करूंगा तो उसके बाद क्या रिएक्शन आएगा। तो इस तरह से रिपीटेटिवनेस जो है, इस तरह का इंपैक्ट जो है वो एमिले डर्कहाइम देखना चाह रहा था कि सोशल फैक्ट या इस तरह का इंपैक्ट जो है वो एमिले डर्कहाइम ने सक्सेसफुली प्रोड्यूस किया कि देखिए अगर सोसाइटी या समाज को हम लोग जो है वो बिल्कुल रैशनल तरीके से या ऑब्जेक्टिविटी के साथ पिक करेंगे तो हमें कुछ ऐसे फैक्ट्स देखने को मिलेंगे जो हर जगह के ऊपर जो है वो अपने आप को सेम तरीके से रिपीट करेंगे, जिनमें कोई इमोशंस नहीं होगा, जिनमें कोई वैल्यूज नहीं होगी। हालांकि जब हम लोग एमिली डर्कहाइम को क्रिटिसाइज करेंगे तो हमारे क्रिटिसिज्म का जो मेन प्रीमाइस होगा वो यही रहेगा। क्लियर। हम जो क्रिटिसाइज करेंगे इसको तो हम इसी ग्राउंड के ऊपर सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे कि देखिए ये वैल्यूज और इमोशंस की बात जो है वो नहीं कर रहा है, और ह्यूमन क्योंकि समाज या सोसाइटी का हिस्सा है उसको आप बिना वैल्यूज या बिना इमोशंस के कभी स्टडी कर ही नहीं सकते हो। क्लियर। बट अगेन एमिली डर्कहाइम जब इस तरीके से पूरे का पूरा जो हमारा समाज या सोसाइटी है उसको अंडरस्टैंड करना चाहता था, तो सोशल फैक्ट से रिलेटेड उसका एक ही बेसिक प्रीमाइस था कि जो सोशल फैक्ट है उनको एक नॉन लिविंग निर्जीव वस्तुओं की तरह पिक करो, ताकि उनके इमोशन जो है उनका इंपैक्ट आप पे ना पड़े। आप अपने अकॉर्डिंगली उसको ऑब्जर्व करो, अपने अकॉर्डिंगली जो है उसको अंडरस्टैंड करो, क्योंकि जो साइंस है वो भी हर एक ऑब्जेक्ट को नॉन लिविंग थिंग की तरह ही कंसीडर करके स्टडी करती है। वो ऐसे नहीं देखती कि वो ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है, उसको प्रॉपर्ली रिसर्च करेगी, स्टडी करेगी, उसके बेसिस के ऊपर जो है वो बताएगी कि ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है। तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्लियर। कहानी जो आप सब लोगों को समझ आई। और उसके साथ साथ हम लोगों ने एक लाइन भी देखी थी, क्या, रियलिटी सुई जनरेस, कि जो सोशल रियलिटी है वो हमेशा बड़ी है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल रियलिटी। तो जब बात आएगी कि एक समाज के अंदर, एक एरिया के अंदर रहने वाले लोगों में हम सभी के सभी लोगों को एक साथ पिक करें या हम लोग एक इंडिविजुअल करके सबको समझने की कोशिश करें, तो अकॉर्डिंग टू एमिली डर्कहाइम हम लोगों ने हमेशा जो सोसाइटी है उसको एज ए होल पिक करना है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक इंडिविजुअल रियलिटी हो सकती है, यानी कि एक इंसान के अकॉर्डिंगली धर्म की एक मर्जी हो सकती है, कैसे उसको लगता है अरे मेरे को रिलीजन समझ नहीं आता। दूसरा, सोसाइटी के अकॉर्डिंगली एक डिफरेंट रिलीजन या पूरे लोग या मेजोरिटी ऑफ लोग जो है वो एक धर्म को जो है वो पिक कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल रियलिटी अलग हो सकती है, सोशल रियलिटी अलग हो सकती है, बट अल्टीमेटली जो सोशल रियलिटी है वो हमेशा डोमिनेट करती है। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिया था कि हो सकता है कि कोई मंदिर में जो है वो ऐसे ही घुस जाए या मंदिर में जाना जो है उसको जाने में जब वो विश्वास ना करता हो। क्लियर। लेकिन मान लीजिए अगर आप मंदिर में बिना चप्पल या जूते उतारे घुसोगे तो आपको समाज जो है वो पहले तो समझाएगा, फिर डराएगा, फिर पीट भी देगा आप लोगों को। क्लियर। तो उससे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उस स्पेसिफिक या किसी भी एक जगह के ऊपर जो है जहाँ पे आप समाज का जो रूल्स है, समाज की जो वैल्यूज हैं, समाज के जो नॉर्म्स हैं, उनको अगर आप ब्रेक कर रहे होंगे तो समाज अपने आपको खुद ब खुद जो है वो ठीक करने की कोशिश करेगा। क्लियर। तो सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअल रियलिटी से हमेशा बड़ी होती है, हमेशा स्ट्रांग होती है, क्योंकि सोसाइटी मल्टीपल लोगों ने मिलकर बनाई होती है, वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, और वो बहुत समय से उनके नॉर्म्स और वैल्यूज जो है वो चली होती हैं। तब शायद कोई इंडिविजुअल पैदा भी नहीं हुआ था, तो आप एक इंसान आएगा, मर के चला जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, लेकिन जो समाज की नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, रिलीजन है, भाषा है, वो यहाँ की यही रहती है। क्लियर। अब आप खुद सोचिए कैसा हो सकता है कि एक बच्चा पैदा हो रहा है, उसकी माताजी और पिताजी डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं और बच्चा अलग ही भाषा बोल रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर। क्योंकि जो लैंग्वेज माता पिता आपस में बात करेंगे, जिस भाषा में उससे वो बात करेंगे, वही बच्चा जो अपने आप उस भाषा को सीखता जाएगा।
तो इंडिविजुअल रियलिटी की मैं उस लैंग्वेज को सीखना चाहता था या नहीं सीखना चाहता था, वो ज्यादा बड़ी हुई कि वो रियलिटी ज्यादा बड़ी हुई कि जो समाज की एक कॉमन लैंग्वेज है जो वहां पे पैदा होने वाले हर एक बच्चे को सीखनी पड़ी, उससे थोड़ा ना पूछा गया कि भाई तू इसको सीखना चाहता है या नहीं सीखना चाहता। तो हमेशा सोसाइटी को ओवरऑल ही हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। इंडिविजुअल जो है वो आते जाते रहते हैं, उनके ब्रेन माइंड जो है वो आज कुछ बोलेगा कल को कुछ बोलेगा, लेकिन सोसाइटी जो है वो मोर और लेस कांस्टेंट रहती है, परमानेंट रहती है। नो डाउट सोसाइटी के अंदर चेंजेस भी हैं, लेकिन सोसाइटी के जो चेंजेस है बहुत ही स्लोली रहते हैं, और अगर हम सोसाइटी को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करेंगे तो हम उन चेंजेस को भी एसेस कर सकते हैं, उन चेंजेस का इंपैक्ट जो है वो भी हम लोगों को प्रॉपर्ली पता लग सकता है। क्लियर? तो सोशल फैक्ट के बारे में होपफुली जो है वो आप सब लोगों को थोड़ी थोड़ी चीजें जो हैं वो समझ आ रही है। क्लियर? डन? ज्यादा मुश्किल एमडी डरकाइम नहीं मुश्किल था, अब तो इजी सारे के सारे थिंकर जो है हमारे आसान रहेंगे, क्योंकि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि हमने थिंकर को पिक कैसे करना है, होपफुली वो आप लोगों को धीरे धीरे जो वो क्लियर होनी शुरू हो चुकी होगी। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट्स। तो हम लोगों ने इसके बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिया। टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम लोगों को सोशल फैक्ट्स के देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला क्या है? एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी का मतलब है कि जो सोशल फैक्ट है वो हमेशा एक्सटर्नल होगा। कि मान लीजिए एक सोसाइटी है या यहाँ पे एक इंडिविजुअल बैठा हुआ है, तो आपने कभी भी जो इंडिविजुअलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑन स्पेसिफिक थिंग्स है उसको तवज्जो नहीं देने की मैं क्या सोचता हूं या आप क्या सोचते हो। आपने देखना है कि पूरे का पूरा जो सोसाइटी है, पूरे का पूरा जो एक कल्चर में रहने वाले लोग हैं, कॉमन टेरिटरी के अंदर लोग रह रहे हैं, उन सबकी मिला के सोच कैसी है, क्योंकि ये इंडिविजुअल अल्टीमेटली लोगों के अकॉर्डिंगली ही काम करेगा एज पर दी एमडी डरकाइम। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए कि या सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है क्या सोशल फैक्ट की, कि वो हमेशा एक्सटर्नैलिटी के ऊपर बेस्ड होता है। वो कभी भी जो इंडिविजुअलिस्टिक नहीं होगा, कभी भी जो वो इंटरनैलिटी के ऊपर बेस्ड नहीं होगा, यानी कि ह्यूमन बताएगा कि जी कैसे क्या सोशल फैक्ट होगा। वो हमेशा समाज से ही हम लोगों को, सोसाइटी में रह के ही हम लोगों को जो है वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्लियर? दूसरा कॉन्स्ट्रेन। कॉन्स्ट्रेन का मतलब क्या होगा कि हमेशा जो सोशल फैक्ट है वो इंडिविजुअल के ऊपर कॉन्स्ट्रेन जो है वो इंपोज करेगा। कॉन्स्ट्रेन का मतलब है रिस्ट्रिक्शन इंपोज करेगा, जहां इंडिविजुअल का कुछ करने का मन भी कर रहा होगा लेकिन वो नहीं कर पाएगा क्योंकि बाहर से सोशल प्रेशर जो है वो उसके ऊपर पड़ रहा होगा। क्लियर? दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर क्या है? इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि जब भी हम लोग सोशल फैक्ट को जो है वो ऑब्जर्व करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो जो इंडिविजुअल रियलिटी है वो हमेशा उससे इंडिपेंडेंट होगा। यानी कि हमने कभी भी ये नहीं सोचना है कि जो इंडिविजुअल है वो क्या सोच रहा है, इंडिविजुअल क्या कर रहा है। हमने हमेशा इंडिविजुअल की थिंकिंग को साइड रखना है और ओवरऑल जो कलेक्टिव थिंकिंग है, वो समाज की थिंकिंग है, समाज की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस करना है। क्लियर? जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे हमने डरकाइम ने जो एक चीज के साथ इसको रिलेट भी किया, इसने कहा कि देखिए जो वाटर है, अब वाटर ऐसा तो नहीं है, जैसे सिमिलरली जो सोसाइटी है, अब आपके दिमाग में यही आएगा कि जी सोसाइटी है वो तो इंडिविजुअल से ही बनी हुई है, तो आप कैसे कह सकते हो कि इंडिविजुअल्स को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। तो उसने कहा, उसने एक एग्जांपल दिया कि देखिए जो वाटर है, जो पानी है, वो किससे मिलकर बना हुआ है? वो हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ओवरऑल वाटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वाटर है, रेदर देन इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ वाटर। तो उसी तरीके से जो सोसाइटी है, समाज है, उसमें ओवरऑल पूरी सोसाइटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि हर एक इंडिविजुअल आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? ऑब्वियस सी बात है, एज पर द एमडी डरकाइम ओवरऑल सोसाइटी जो है वो हम लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो हमें सिर्फ सोसाइटी के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो है वही फोकस करना है, हमें इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच स्पेसिफिकली सोशल फैक्ट को जनरेट करते हुए नहीं जो है वो पिक करनी है। और सोशल फैक्ट के अंदर हम लोगों को इंडिपेंडेंस भी देखने को मिलेगी। और लास्ट हमारा आ गया दैट इज जनरलिटी। जनरलिटी का मतलब है कि हमने हमेशा जनरल प्रिंसिपल जो है वो उनको डेवलप करने की कोशिश करनी है। क्लियर? हमने बहुत ज्यादा स्पेसिफिक लॉज जो है उनको फ्रेम नहीं करना है। जितना ज्यादा जनरलाइज्ड हम चीजों को रखेंगे उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा। और सोशल फैक्ट हमेशा जनरलिस्टिक ही होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जनरलिस्टिक का, होपफुली वहां से आपको समझ आ जाएगा। अब जब हम लोगों ने डिवीजन ऑफ लेबर की बात की थी तो हमने दो तरह की सॉलिडेरिटी पढ़ी। तो देखिए जनरलिटी क्या है? जनरलिटी ये है कि जहां पे भी
एक जनरल स्टेटमेंट में दे रहा हूं, कहीं पे भी हो, किसी भी दुनिया के कोने में, जहां पे भी मैकेनिकल सॉलिडेरिटी होगी, जहां पे भी मैकेनिकल सॉलिडेरिटी होगी, वहां पे आप लोगों को रिप्रेसिव लॉज देखने को मिलेंगे। रेदर देन मैं कहूं इंडिया में ऐसे लॉ होंगे, इंडिया के अंदर दिल्ली में ऐसे लॉ होंगे, मुंबई में ऐसे लॉ होंगे, महाराष्ट्र में ऐसे लॉ होंगे, मैं क्या कहूंगा, जनरल स्टेटमेंट दूंगा कि जहां पे भी मैकेनिकल सॉलिडेरिटी होगी वहां पे रिप्रेसिव लॉज होंगे, जहां मर्जी देख लो। और जहां पे भी ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी होगी वहां पे जो है वो रेस्टिट्यूटिव लॉ होंगे। क्लियर, कहीं पे भी देख लो। तो ये बेसिकली जो स्टेटमेंट है ये जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट है, जो हर जगह के ऊपर जब आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स है। तो जो सोशल फैक्ट होगा वो हमेशा जर्नलिस्टिक होगा, ना कि स्पेशलिस्टिक। क्लियर, की स्पेशल सिचुएशन में हर एक सिचुएशन के लिए हम अलग अलग तरीके से जो है वो प्रॉपर अपने सोशल फैक्ट्स को एस्टेब्लिश करें। सोशल फैक्ट जर्नलिस्टिक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी कि जहां जिससे देखिए हमें देखा कि यहाँ पे लॉ ऑफ का जो नेचर है वो कैसा हो सकता है। तो जो सोशल फैक्ट है उसमें हम लोगों को ये 4 डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वो देखने को मिलती हैं, जहां पे एक्सटर्नैलिटी है, कंस्ट्रेंट्स है, डिपेंडेंस है, जनरलिटी है। क्लियर, तो होपफुली ये चीज जब आप लोगों को समझ आ रही होगी। डन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट्स। वैसे तो सोशल फैक्ट्स को हम अलग अलग तरीके से जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं। कई जगहों पे सोशल फैक्ट 2 तरह के होते हैं, एक मटेरियल सोशल फैक्ट है, जैसे आपका आर्किटेक्चर आ गया, करेंसी आ गई, क्लियर, जो टेंजिबल है। या आप लोगों के नॉन मटेरियल आ गए। नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट का मतलब क्या आ गया, जैसे रिलीजन है, लैंग्वेज है, कलेक्टिव कॉन्शियंस है। जो इंटेंजिबल है, जिनको टच नहीं किया जा सकता। क्लियर, भाषा धर्म जो है वो देखते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन जैसे आर्किटेक्चर उसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्लियर, तो इस तरीके से उसने करेंसी को महसूस कर सकते हैं। इस तरीके से इसने टेंजिबल और इनटेंजिबल में भी, या मटेरियल एंड नॉन मटेरियल फैक्ट्स में जो वो सोशल फैक्ट्स को कैटेगराइज किया। अब देखिए जो हमारे मटेरियल सोशल फैक्ट्स हैं कि आर्किटेक्चर के बेसिस के ऊपर हम एक समाज को समझे कि अच्छा, अगर एक स्पेसिफिक टेंपल, या मान लीजिए कि अगर मुगल आर्किटेक्चर में मेरे को वाटर देखने को मिल रहा है, तो वो वाटर क्यों है, क्योंकि वो ये उन एरिया से आए हुए हैं जहां पे पानी की कमी हुआ करती थी। यहाँ पे बड़ी बड़ी खिड़कियां क्यों बनी हुई हैं, जो चर्च बन रहे हैं वहां पे छोटी खिड़कियां क्यों बनी हुई हैं। तो जब हम आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे तो उसके बेसिस के ऊपर, जो कि एक सोशल फैक्ट है, उसके बेसिस के ऊपर हम जो समाज या सोसाइटी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो एमिली डर्कहाइम है उसने ज्यादा फोकस किया किसके ऊपर, जो आप लोगों के नॉन मटेरियल फैक्ट्स हैं। क्लियर, तभी आप लोग देखेंगे रिलीजन के ऊपर, डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर, सुसाइड के ऊपर हम लोगों को एमिली डर्कहाइम की थ्योरी जो है वो बिल्ड होती हुई देखने को मिलती है। इवन दो जो हमारे नॉन मटेरियल फैक्ट्स हैं उनके ऊपर थ्योरी बिल्ड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनकी कोई शेप नहीं है, ये कहीं पे भी चेंज हो सकते हैं, और इनमें बहुत ज्यादा चेंज जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं रिलीजन की भी बात करूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं हिंदुइज्म की भी बात करूंगा, तो आप लोग नॉर्थ इंडिया से साउथ की तरफ मूव करोगे तो आपको हिंदुइज्म के अंदर भी बहुत ज्यादा वेरिएशंस जो हैं इन टर्म ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस वो देखने को मिलेंगी। तो इस तरह के जो अब नॉन मटेरियल फैक्ट्स होते हैं उनको वैसे भी अंडरस्टैंड करना और वैसे भी समझना जो वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जो एमिली डर्कहाइम है उसने किसके ऊपर ज्यादा फोकस किया, उसने नॉन मटेरियल फैक्ट्स हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया। तो उसने इसका एक ही सोल्यूशन दिया, उसने कहा कि देखिए हमें बार बार जो है वो एक सोशल फैक्ट पहले समझना है, फिर उस सोशल फैक्ट का जो इंपैक्ट है उसको बार बार कंपेयर करना है अलग अलग सोसाइटीज के साथ, फिर जाके वो एक प्रॉपर सोशल फैक्ट के रूप में एस्टेब्लिश होगा। यानी कि क्योंकि रिलीजन में बहुत ज्यादा वेरिएशंस है, तो हम हर एक, जब रिलीजन को एक सोशल फैक्ट के रूप में अंडरस्टैंड करेंगे तो हम हर एक समाज, हर एक सोसाइटी में उसका इंपैक्ट देखेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, फिर जाके हम बताएंगे कि रिलीजन जो है उसका ये इंपैक्ट जो है वो समाज या सोसाइटी के ऊपर पड़ सकता है। तो उसके बारे में जब रिलीजन के ऊपर मैं बताऊंगा तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि एमिली डर्कहाइम जो है उसने रिलीजन के बारे में क्या कहा। क्लियर, यहां तक कहानी सबको समझ आ रही है। तो वैसे अगर हम लोग कैटेगराइज करेंगे तो अलग अलग बेसिस हैं, या तो आप स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस के बेसिस के ऊपर जो है वो सोशल फैक्ट्स को कैटेगराइज कर सकते हो। क्लियर, इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रक्चर का मतलब समझिए क्या है। स्ट्रक्चर बेसिस के ऊपर, या जिसको हम लोगों ने मॉर्फोलॉजिकल सोशल फिनोमेना भी कहा,
जब हम उसके बेसिस के ऊपर सोशल फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, तो देखिए समझिए, आसान भाषा में समझिए। देखो, ये मान लो एक सोसाइटी है, ये मान लो एक एरिया है, मान लीजिए एक देश है, क्लियर, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यार इस एरिया में जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, इस एरिया में जो पॉपुलेशन है वो क्या है, कम है। तो हम एक सोशल फैक्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि अच्छा जी ऐसा क्यों है कि पॉपुलेशन जो है एक जगह पे ज्यादा क्यों है, एक जगह पे कम क्यों है। तो वहां पे प्रॉपर रिसर्च जो है जिसके बेसिस के ऊपर सोशल फैक्ट एस्टेब्लिश होगा, जो हमें बताएगा कि ऐसा क्यों है। क्लियर। अब एक तरीका तो ये है जहां पे हम पूरे एरिया को छोटे छोटे हिस्सों या छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में छोटी छोटी मॉर्फोलॉजी जो है उसमें अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। दूसरा क्या रहता है कि पूरे का पूरा देश है, इसका एक जी कॉमन रिलीजन है, मान लो यहाँ पे इस्लाम या हिंदुइज्म जो वो फॉलो हो रहा है, तो इस पूरे के पूरे देश को एक साथ ही पिक करूंगा। या मान लीजिए मैरिज है, मैरिज तो इंडिया में भी हो रही है, यूएसए में भी हो रही है, यूके में भी हो रही है। तो जब मैं स्टडी करूंगा सोशल फैक्ट के लिए, तो वो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन पिक करूंगा जहां पे कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं होगी और उसका जो एरिया है, उसका जो होराइजन है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड। तो जब हम लोग स्ट्रक्चर या मोफोलॉजिकल बेसिस के ऊपर सोशल फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे एरिया जो है वो छोटे छोटे एरिया में, छोटी छोटी कैटेगरीज में या अलग अलग कंपोनेंट्स में, एलिमेंट्री कंपोनेंट यानी कि बेसिक कंपोनेंट्स में उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, क्लियर, इसके साथ साथ किस किस तरह की ड्वेलिंग है, किस किस तरह के हाउस होल्ड होते हैं, कच्चा हाउस है, पक्का हाउस है, कच्चा है तो कहाँ है, पक्का है तो कहाँ है, क्लियर। इसके साथ साथ जो वो किस किस तरह का जो वो कम्युनिकेशन सिस्टम देखने को मिल रहा है, यानी कि छोटे छोटे जो कंपोनेंट है जहां पे इंसान रह रहा है, या जो सोसाइटी एक दूसरे के साथ जो वो कम्युनिकेशन कर रही है, या सोसाइटी एक दूसरे के साथ जो है वो अपने रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, छोटे छोटे हिस्सों को जो है वो हम सोशल फैक्ट के जरिए पिक कर सकते हैं। दूसरा तरीका रहता है ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब जैसे रिलीजन एक इंस्टीट्यूशन है, क्लियर, आसान भाषा में जो बिलीव्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, जो एक जगह पे या बहुत सारी जगहों के लोग जो है वो फॉलो कर रहे हैं, हम उस इंस्टीट्यूशन को भी, रिलीजन को, मैरिज को, उसको भी एक साथ जो डिस्कस कर सकते हैं। कुछ हमारे रहते हैं दैट इज नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशल फैक्ट्स। नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशल फैक्ट्स होते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पब्लिक गैदरिंग है, उसमें जो है वो दो ग्रुप आपस में भिड़ गए, क्लियर, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, तो आपने कभी भी उसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया था कि अच्छा आपको पता नहीं लगा। जैसे रिलीजन के ऊपर अगर मान लो एक ही रिलीजन के लोग रह रहे हैं, क्लियर, तो चांसेस बहुत कम होंगे कि उनके बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट होगा। दो अलग अलग रिलीजन के लोग रह रहे हैं तो चांसेस हैं कि उनके बीच में जो डिस्प्यूट हो सकता है। तो मान लीजिए किसी एक रिलीजन के विद इन डिस्प्यूट हो गया गैदरिंग के दौरान, तो वो एक सोशियोलॉजिस्ट को जो है वो रिसर्च करने का एक मौका मिल जाएगा, लेकिन वो किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इवेंट नहीं होगा। उसको हम लोग नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इवेंट या नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशल फैक्ट की जो कैटेगराइजेशन है उसमें रखेंगे। वैसे आप दो ही याद रखिए, एक हमारे है स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजिकल जहां पे छोटे छोटे कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड किया जाता है, और दूसरा ये हमारा सेकंड है दैट इज योर इंस्टीट्यूशनलाइज, जहां पे ज्यादा ब्रॉड एरिया या ब्रॉड समाज जो है उसको पिक किया जाता है, और जहां पे मल्टीपल लिंकेजेस हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी है, फिर उसको हम लोग जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। क्लियर, पहली बात समझ आई, डन। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, कि जो सोशल फैक्ट है वो कितना एक्सेप्टेबल है। एक होता है हमारा नॉर्मल सोशल फैक्ट और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। पैथोलॉजिकल और नॉर्मल सोशल फैक्ट का मतलब देखिए समझिए क्या है। नॉर्मल सोशल फैक्ट वो सोशल फैक्ट है जब आपको कोई बताएगा वो आप उसको इजीली एक्सेप्ट कर लोगे। पैथोलॉजिकल फैक्ट वो फैक्ट है जो आपको कोई बताएगा आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। क्लियर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे जो समाज जिसको एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे नॉर्मल सोशल फैक्ट का मैं एक एग्जांपल देता हूं। देखिए क्राइम को पिक करते हैं, तो एक है जी थेफ्ट हो गया जी, एक एरिया में चोरी होगी। अब ये नॉर्मल सोशल फैक्ट हुआ या पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट हुआ? वैसे अगर आप देखोगे तो इलीगल जरूर है, बट लोगों को पता है कि चोरी तो होती है। कौन सी ऐसी सोसाइटी है, कौन सा ऐसा समाज है जहां पे हमें थेफ्ट नहीं देखने को मिलता? हर जगह देखने को मिलता है। तो जब भी आप सुनोगे कि चोरी होगी, आप सोचोगे कि चलो ठीक है होगी, क्योंकि हर जगह होती है, नॉर्मल है। दैट इज नॉर्मल सोशल फैक्ट। पैथोलॉजिकल में क्या है कि टेररिस्ट अटैक हो गया, और टेररिस्ट अटैक एक ऐसी जगह के ऊपर होगा जहां पे कभी नहीं हुआ, बिल्कुल पीसफुल एरिया था, वहां पे टेररिस्ट अटैक। सब लोग परेशान हो गए कि यार ये क्या हो गया, डरना शुरू हो गए। उस लोगों ने उसको, या समाज ने उसको नॉर्मल
एक्शन के रूप में नहीं पिक किया तो उसको हम लोग क्या देंगे, क्या हो गया, वो क्राइम ही है वो। लेकिन क्राइम का जो रेंज है वो ऐसा है जो बड़ा अनयूजुअल है, वो हमें देखने को नहीं मिलता है, उसको हम लोग पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट कहते हैं। तो जब भी थ्योरी पिक होती है तो उसमें नॉर्मल सोशल फैक्ट को तो सारे डिस्कस करते हैं, उसके साथ साथ जो पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स हैं उनको भी डिस्कस किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग जो सोशल फैक्ट्स हैं उनको दो अलग अलग जो कैटेगरीज उनमें डिवाइड कर सकते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी है और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैं। होपफुली आप लोगों को जो हमारे सोशल फैक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। क्लियर, यहां तक कहानी समझ आ रही है? डन। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि जो सोशल फैक्ट्स हैं उनको ऑब्जर्व कैसे किया जाता है, कैसे हम लोग जो है वो सोशल फैक्ट्स की डेवलपमेंट देखते हैं, कैसे एक सोशल फैक्ट अपने आप को डेवलप करता है। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि सोशल फैक्ट हमेशा आपने क्या कंसीडर करना है, ऑलवेज कंसीडर सोशल फैक्ट एज अ थिंग। क्लियर। पहला स्टेप रहेगा ऑल प्री कंसेप्शंस मस्ट बी इरेडिकेटेड। आप किसी भी सोशल फैक्ट को, आप रिलीजन को, मैरिज को, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहे हो तो आपकी जो किसी एक धर्म के बारे में पहले की थिंकिंग है, प्री ऑक्युपाइड नोशंस है, उनको बिल्कुल खत्म कर दो, तभी आप उसको एक अनबायस्ड तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो पहला स्टेप तो ये रहेगा। दूसरा, हमेशा जो कंसेप्ट हैं वो बहुत प्रिसाइज और कंसाइज होने चाहिए। कंसेप्ट जो है वो ऐसा नहीं है कि आपने हर एक छोटे छोटे एरिया के लिए या एक देश में हजारों सोसाइटीज बना दी और हर एक सोसाइटी के लिए अलग अलग कंसेप्ट जो है वो डेवलप करने शुरू कर दिया, अलग अलग लॉज बनाने शुरू कर दिए, उससे गड़बड़ हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि किस तरीके से मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में हम लोगों को रिप्रेसिव लॉज देखने को मिलेंगे। दैट इज द इजीएस्ट कांसेप्ट। बहुत ही प्रिसाइजली इस कांसेप्ट को जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर में जो एमिली डर्कहाइम है उन्होंने जो है वो एस्टेब्लिश किया है। तो बहुत प्रिसाइज होना चाहिए आपका जो सोशल फैक्ट है। क्लियर, जब भी आप सोशल फैक्ट जो उसको डेवलप करोगे, और उसके साथ साथ जो वो हमेशा ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ सब्जेक्टिविटी। तो आसान भाषा में जो हमने शुरुआत की थी जहां पे 1892 में एक मोनोग्राम मोंटेस्को और रूशो के ऊपर जो है वो एमिली डर्कहाइम ने लिखा था, तो वहीं से ही चीज को जो है वो निकाला गया है। तो जब भी सोशल फैक्ट को ऑब्जर्व किया जाएगा तो हमेशा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन, प्रिसाइज लॉ मेकिंग और उसके साथ साथ ऑल द प्री ऑक्युपाइड नोशन शुड बी इरेडिकेटेड, ताकि हम एक अनबायस्ड, क्लियर, एक सोशल फैक्ट जो है, एक सोशल लॉ जो है उसको डेवलप कर सके। तो ये था हमारा सोशल फैक्ट के बारे में। तो होपफुली आप लोगों को सोशल फैक्ट के बारे में जो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। सोशल फैक्ट कुछ नहीं है, सोशल फैक्ट है सोशियोलॉजी को साइंटिफिक तरीके से कैसे अंडरस्टैंड किया जाए उसकी एक अप्रोच है, और यही वो सोशल फैक्ट है जिसके ऊपर एमिली डर्कहाइम की चाहे डिवीजन ऑफ लेबर है, सुसाइड है, रिलीजन है, वो सारे के सारे थ्योरीज जो वो बेस्ड हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया तो पिछला और जो आने वाला हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जो लास्ट लेक्चर रहेगा एमिली डर्कहाइम के ऊपर, क्लियर, वो भी आप लोगों को बहुत क्लियर हो जाएगा। समझ आई कहानी यहां तक? क्लियर। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज सोशल फैक्ट्स। अब इसको क्रिटिसाइज कर लेते हैं, यहां पे बाद में पढ़ते हैं। खुद सोचिए आपको सोशल फैक्ट में क्या क्या गड़बड़ लग रही है, समझिए, सोचिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिटिसिज्म होते हैं जो हम लोग जब थ्योरी पढ़ रहे होते हैं वहीं से ही हम लोग पिक कर लेते हैं। क्लियर। और एग्जाम में भी हो सकता है कि कभी कभी जो है वो एक स्पेसिफिक थिंकर के ऊपर ज्यादा बड़ा सवाल आ जाए। वैसे तो चलिए एग्जाम में नॉर्मली हमें सेम तरह के सवाल देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभी छोटे सवाल या कम मार्क्स के या अलग अलग सेक्शन सब सेक्शन जो है वो एक ही क्वेश्चन के अंदर या सब क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। वहां पे लिखने का जो लहजा, नंबर ऑफ वर्ड्स, उनमें वेरिएशन रहती है। तो मान लीजिए अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो उसको आप लोगों ने किस तरह से अप्रोच करना है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर कभी कंटेंट कम पड़ रहा है तो वहां पे कंटेंट कैसे जनरेट किया जाए, तो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस के ऊपर भी जो कंटेंट है उसको जनरेट कर सकते हैं, कर सकते हो, उसको डेवलप कर सकते हो। क्लियर, डन। तो कुछ सोचिए, सोशल फैक्ट में ज्यादा तवज्जो किसको दी जा रही है? समाज को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और बेचारा जो इंडिविजुअल है उसको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। ये तो बड़ा ही एक बेसिक सा क्रिटिसिज्म हो गया जो को कोई भी कर सकता है, बस हमने देखना है कि यहाँ पे किसने उसको क्रिटिसाइज किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग सोशियोलॉजी में किसी भी एक स्पेसिफिक आर्गुमेंट को पिक करेंगे तो अगर हम जितना ज्यादा थिंकर्स को, जितने अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट हैं या बाकी लोग हैं, उनको जितना कोट करेंगे, जितना साइट करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा आंसर जो है वो बेटर रहेगा, उतना ही हमारा आंसर जो है वो अच्छा रहेगा। क्लियर। तो देखिए गैब्रियल टार्ट जो है, ये देखिए ये कह रहे हैं कि देखिए जो सोसाइटी है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल।
तो कहीं शायद ये अज्यूम करने की कोशिश की जा रही है कि जो सोसाइटी है वो ज्यादा बड़ी है, ये सोसाइटी हमेशा रहेगी चाहे इंडिविजुअल रहे या ना रहे, जो कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया। किसने कहा, या एमले डर्कहाइम कहता था कि इंडिविजुअल आते जाते रहते हैं लेकिन समाज वही रहता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू गैब्रियल टार्डे, जो एमले डर्कहाइम है ये भूल गए कि जो सोसाइटी या समाज है वो इंडिविजुअल से मिलकर बना हुआ है। अगर इंडिविजुअल नहीं होंगे तो डिवीजन ऑफ लेबर का क्या करोगे, कौन करेगा काम, पता ही नहीं होगा किसी को। हॉस्पिटल्स में अगर इंडिविजुअल नहीं होंगे तो उन हॉस्पिटल या उन सोशल स्ट्रक्चर्स को, सोशल इंस्टीट्यूशंस को, धर्म को या लैंग्वेजेस को बनाने का क्या फायदा। तो इंडिविजुअल जो है इंपॉर्टेंट एंटिटी है, और जो एमले डर्कहाइम का सोशल फैक्ट थ्योरी है इसमें जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। क्लियर। इसके साथ साथ जो हैरी एल्मर बेयन है, क्लियर, इन्होंने कहा कि जी जो एमले डर्कहाइम है वो सोशल फैक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, सोशल फैक्ट्स जो उनको बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहा है। सोशल फैक्ट्स उतने ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कभी कभी इंडिविजुअल जो है विदाउट सोशल कंपल्शंस भी काम करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखिए हम लोग देखते हैं कि बहुत बार आप लोग जब भी कहीं बाहर जा रहे होते हो, कोई भिखारी आपसे ना पैसा मांग रहा है, या मान लीजिए मंदिर जा रहे हो, चर्च जा रहे हो, जिस भी अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को आप फॉलो करते हो, आप वहां जा रहे हो, तो जब भी हम वहां पे पहुंचते हैं तो हम बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छा किसी ने 100 रुपये दे दिया, किसी ने 200 दे दिया, किसी ने 1000 दे दिया, किसी ने 10,000 दे दिया। तो क्या समाज या सोसाइटी आपको प्रेशर जनरेट करेगी भाई यहाँ पे आपने 1000 रुपया देना है या यहाँ पे आपने पैसा देना ही देना है? वो तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा फिलंथ्रॉपी करते हैं लेकिन कभी अपना नाम जो है वो सामने नहीं बताते। तो अगर वो सोसाइटी या सोशल कंपल्शन या सोसाइटी के अकॉर्डिंगली ही रिएक्ट कर रहे हैं या बिहेव कर रहे हैं तो वो अपना नाम बताएंगे कि जी देखिए मैंने भी दान किया क्योंकि सारे कर रहे थे, या सोशल प्रेशर था जिसके कारण मैंने दान किया। तो अकॉर्डिंग टू हैरी एल्मर बेयन, इनके अकॉर्डिंगली बहुत बार ऐसा होता है कि जहां पे सोशल फैक्ट जो है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, और बहुत बार ऐसा होता है जहां पे इंसान जो है सोसाइटी के अकॉर्डिंगली काम नहीं करता, वो अपने आप ही काम करता रहता है विदाउट एनी सोशल कंपल्शन। तो शायद ये थ्योरी भी सही नहीं है सोशल फैक्ट की, जो हमेशा ये कहेगा कि सोसाइटी जो है वो हमेशा अपने आप को जो है वो बार बार रिवाइज करेगी, क्लियर, या रिपीट करेगी। डन। और उसके साथ साथ जो है वो सबसे बड़ी बात है कि इसमें सिर्फ एक्सट्रीम्स की ही बात की गई है। अकॉर्डिंग टू हिडलमैन, इसने कहा कि देखिए जैसे कार्ल मार्क्स था उसकी भी प्रॉब्लम थी, वो सिर्फ एक्सट्रीम की बात करता था कि कंफ्लिक्ट होगा, रिवोल्यूशन होगा, तब जाके सब कुछ सही होगा। उसी तरीके से जो एमले डर्कहाइम है, इन्होंने भी दो ही तरह की सोसाइटी की बात की, एक मॉडर्न सोसाइटी की बात की और उसके साथ साथ जो एक एंशिएंट सोसाइटी है उसकी बात की। जो मिडल पाथ था, मिडल वे था, उसके बारे में इन्होंने कोई भी जिक्र नहीं किया। तो जो रॉबर्ट मोर्टन है उन्होंने भी यही कहा कि मिडल मिडल थ्योरीज जो है, मिडल थ्योरीज का मतलब है कि एक बहुत ऐसी थ्योरी जो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है, वो थ्योरी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी है, उसके बीच की जो जर्नी है उसके ऊपर भी थ्योरी बिल्डिंग होनी चाहिए थी। हालांकि एमले डर्कहाइम ने जो है वो एबनॉर्मल फॉर जो लेबर डिवीजन ऑफ लेबर उसका जिक्र जरूर किया, लेकिन हम लोगों को मिडिल रेंज थ्योरी नहीं यहाँ पे देखने को मिलती। यहाँ पे सिर्फ एक्सट्रीम थ्योरी है, यानी कि ओनली सोशल फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। मिडिल रेंज थ्योरी होती है कि बोथ सोशल फैक्ट्स एंड इंडिविजुअल थॉट्स आर इंपॉर्टेंट। ये मिडिल रेंज थ्योरी होती है, जो कहीं ना कहीं एमले डर्कहाइम जो है उनकी थिंकिंग, उनकी थ्योरीज में जो है वो हम लोगों को कम देखने को मिल रही है। क्लियर। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि इंडिविजुअल के जो इमोशंस हैं उनको निगलेक्ट किया गया, क्लियर, जो कि इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एक क्रिटिसिज्म है। सिमिलरली पीटर बर्गर की बात करो, स्टीफन ल्यूट्स की बात करो, इन दोनों ने जो है वो यही कहा कि ऑब्जेक्टिविटी की आड़ में, साइंटिफिक अप्रोच की आड़ में, सोसाइटी जिनने मिलकर बनाई है, यानी ह्यूमन इंडिविजुअल्स ने जिन्होंने मिलकर समाज को बनाया है, उस इंडिविजुअल को जो है वो एमले डर्कहाइम ने बिल्कुल क्रिटिसाइज कर दिया। क्लियर। और उसके साथ साथ जो मैक्स वेबर है, नेक्स्ट जो हमारे थिंकर रहेंगे एमले डर्कहाइम के बाद, इनके बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वेबर कहता है कि देखिए सोशल फैक्ट तो ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सोशल फैक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। मैं डिफरेंट तरीके से रिलीजन को लूंगा, दूसरा डिफरेंट लेगा, तीसरा डिफरेंट लेगा, चौथा डिफरेंट रहेगा। क्लियर। तो जब भी हम रिलीजन को प्रैक्टिस करते हुए देखेंगे तो वो बेसिकली इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलीजन है, रेदर देन रिलीजन मेरे को बता रहा है, ये रिलीजन हम सब लोगों को बता रहा है कि हमने कैसे बिहेव करना है, हमने कैसे एक्ट करना है। तो मैक्स वेबर ने रिवर्स कर दिया उस थ्योरी को कि सोशल फैक्ट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंडिविजुअल है, क्योंकि इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल फैक्ट ये डिसाइड करेगा कि वो इंडिविजुअल उस सोशल फैक्ट या जो सोशल फिनोमिना है उसके लिए कैसे अपना रिएक्शन देगा। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग एमले डर्कहाइम की
जो थ्योरी है ऑन सोशल फैक्ट या जो बेसिक प्रीमाइस है जिसके ऊपर उनकी थ्योरी सारी की सारी बनी हुई है, उनको हम लोग जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं। क्लियर? तो होपफुली आप लोगों को चीज समझ आ गई होगी। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग एमिली डर्कहाइम की थ्योरीज को देखते हैं तो सबसे पहली बात, कार्ल मार्क्स ने बहुत ही नैरो तरीके से सोशियोलॉजी को पिक किया। इन्होंने जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी है उसको अप्रिशिएट किया और उसी में ही चेंजेस, उसी में ही स्टेबिलिटी लाने का बात किया। क्लियर? दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब हम लोग जैसे इनके जो सोशल फैक्ट है, फॉर एग्जांपल सुसाइड है, तो सुसाइड हम लोग इंडिया का मैं एग्जांपल लूंगा तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि या तो फार्मर सुसाइड हम लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, या उसके साथ साथ स्टूडेंट सुसाइड हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो सुसाइड या एक सोशल फैक्ट जो उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, उसके बेसिस के ऊपर जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट्स है, वो प्लान बना सकते हैं कि किस तरीके से सुसाइड रेट जो है उसको कम किया जाए। जैसे फार्मर सुसाइड रेट को अगर कम करना है तो उसका सबसे बड़ा कारण है डेट्स। क्लियर? तो डेट जो है वो माफ किए जाए और सरकारें जो है वो माफ कर भी रही है। स्टूडेंट स्ट्रेस बहुत बड़ा रीजन है, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बड़ा रीजन है, जिसके कारण हम लोग स्टूडेंट सुसाइड जो है जिनकी बहुत ज्यादा संख्या में जो है वो हम लोग देख रहे हैं। तो वहां पे सुसाइड रोकने के लिए सरकार ने जो वो काउंसलर, जहां जहां इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, वहां पे अब साइकोलॉजिस्ट जो है वो बैठे रहते हैं। और उसके साथ साथ एक हेल्पलाइन भी सरकार ने जारी की है, जहां पे कोई भी इंडिविजुअल किसी भी तरीके की स्ट्रेस डिस्ट्रेस में है वो सरकार को अप्रोच कर सकता है। तो आसान भाषा में कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं जो सोशल फैक्ट के जरिए हम सब लोगों के सामने आए, और उन फिनोमिनाज या उन सोशल फैक्ट के बेसिस के ऊपर सरकारों ने, गवर्नमेंट्स ने पॉलिसीज बनाई और एक सोसाइटी, एक बेटर सोसाइटी की तरफ जब हम सब लोगों को लेके जाने की कोशिश की। क्लियर? तो ये थे हमारी जो सोशल फैक्ट के ऊपर एमिली डर्कहाइम की थ्योरी है। एक और लेक्चर है जिसमें हम लोग रिलीजन के बारे में डिस्कस करेंगे, सुसाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। देखिए इन थिंकर्स के ऊपर, जैसे जहां पे मैंने सोचा था कि 3 लेक्चर लगेंगे, वहां पे लेक्चर जो है थोड़े से एक्सटेंड भी हो रहे हैं। लेकिन चलिए, आप लोग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को चीजें समझ आनी चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस दिन हमारा थिंकर वाला टॉपिक जो है, ये पाइनियर्स वाला टॉपिक, वैसे तो कुछ हम पेपर 2 में भी करेंगे जो हमारे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में। क्लियर? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आप लोगों का जैसे ही थिंकर वाला, पाइनियर्स वाला टॉपिक खत्म होगा, तब मैं आप लोगों का एक टेस्ट लूंगा। क्लियर? और तब हम लोग जो है वो एक डिस्कशन भी करेंगे उसके ऊपर कि क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, आप लोगों की तरफ से भी क्या है, और कैसे जो है वो अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट को अप्रोच करना है और आगे बढ़ना है। क्लियर? तो चलिए, इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है उसको करते हैं खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।